नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। आज हम इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत उन सभी आर्थिक समस्याओं का समावेश होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं उसकी समग्र प्रकृति से संबंधित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूह जैसे राष्ट्रीय आय या कुल राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समग्र का अर्थशास्त्र भी इसको कहते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के लिए एक रेखा चित्र है जिसमें इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ये दर्शाया गया है। ये बीच में समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो है। इसके कुल प्रमुख 8 क्षेत्र हैं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत और वितरण का सिद्धांत। ये प्रमुख 8 क्षेत्र है। इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब इनका प्रत्येक का एक का पृथक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इस आय और रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है उसका विवरण इस प्रकार है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, तत्संबंधी समस्याओं तथा निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन, विनियोग फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गुणक, मल्टीप्लायर तथा त्वरक, एक्सीलरेटर आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेक्शन आदि का अध्ययन इस सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। उन्हें सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति है,
मुद्रा संकुचन है, मुद्रा अपस्फीति है, संस्फीति है आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियों, उसकी व्यूहरचना तथा सिद्धांतों का विश्लेषण आर्थिक विकास एवं नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। व्यापार चक्रों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण किया जाता है। उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। उन उतार चढ़ावों को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। आदि के लिए मौद्रिक नीति किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसी मौद्रिक नीति होनी चाहिए, राजकोषीय नीति एवं व्यापार नीति आदि में समायोजन करने पड़ते हैं। इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यापार चक्रों के इस सिद्धांत में व्यापार चक्रों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका अध्ययन, उनके दुष्प्रभावों का अध्ययन और उनको रोकने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, व्यापार नीति आदि का अध्ययन इस व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत जो विदेशी व्यापार की जो शर्तें हैं उनका अध्ययन, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो विनिमय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव आदि का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश किया जाता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्थाएं एवं कार्यप्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत के अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था एवं उसकी किस प्रकार से कार्यप्रणाली है तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का अध्ययन मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, आय तथा सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों से समायोजन बैठाया जाता है। यह सब समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। इस राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है
अधिकतम सामाजिक कल्याण पर, उस पर होने वाला जो व्यय है वो सार्वजनिक व्यय माना जाता है। आय तथा सार्वजनिक ऋण, और सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है। सार्वजनिक ऋण के विभिन्न सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, और इसके अलावा राजकोषीय नीति का भी अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। वितरण का समष्टि सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत भी आता है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण वितरण का समष्टि सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से प्राप्त होता है। इस उत्पादन में विभिन्न साधनों का प्रतिफल निर्धारण करने के विभिन्न सिद्धांत, जिनको वितरण के सिद्धांत भी हम कहते हैं, इस वितरण के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा निर्धारित करने के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूर्ण रोजगार, आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग तथा राजस्व की विभिन्न समस्याओं आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों समूह, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन तमाम बातों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संपूर्ण रूप से अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संगठन की औसतों और उनके योगफलों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूह तथा उनके औसत के रूप में अध्ययन व व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे इनका पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों या समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी एक पुस्तक में समष्टि अर्थशास्त्र को इस प्रकार से व्यक्त किया है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के योगों व औसतों की प्रकृति, संबंधों व व्यवहारों का अध्ययन है। इसी प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। इन्हीं विचारों में प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर गार्डनर एकले है। इन्होंने कहा है
कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयामों से है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन, आकार व पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल एवं संचालन का अध्ययन करता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने बताया, यह एक वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल बना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी व्यापक है। थैंक यू।